नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 5 जून 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। इसके साथ ही साथ मैं इस बात की भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इसी के साथ में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास के विषय हैं जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, नवीनतम एसडीजी इंडेक्स, आरबीआई की बैठक और मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, और सबसे अंत में इनके उत्तरों की रूपरेखा को भी देखेंगे। क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए मेरे साथ बने रहिए अंत तक। शुरुआत करते हैं जलवायु परिवर्तन से। और वैसे भी आज 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो निश्चित रूप से आज आपको दिख रहे हैं दो टॉपिक ऐसे जिनका संबंध एनवायरनमेंट के साथ में ही है। देखिए, इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS3 एनवायरनमेंट के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं और विषय है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का समय लगातार कम होता जा रहा है। राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के खतरों को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत होगी। और इसी संदर्भ में नवंबर 2021 में COP26 होनी है ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। आप देख सकते हैं मानचित्र पर ग्लासगो को यूनाइटेड किंगडम के मैप पर। स्टूडेंट्स, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो बैठक है ये होनी थी वैसे पिछले साल, कोविड-19 महामारी के कारण ये इस साल नवंबर में होगी। एक बात आप और ध्यान रखें, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात कर दी है तो उसकी थीम को भी जान लीजिए। इस साल की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और इसकी मेजबानी इस बार पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। स्टूडेंट्स, अब लगातार आपके सामने शब्द आ रहा है COP। दरअसल UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो सम्मेलन है इसका सर्वोच्च निकाय COP कहलाता है। इसके सत्र हर साल होते हैं। UNFCCC के जो प्रावधान है, उनका जो कार्यान्वयन है, उसके संदर्भ में निर्णय इसी बैठक में लिए जाते हैं। इसके अलावा कार्यान्वयन कहां पर ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा भी COP के द्वारा की जाती है। स्टूडेंट्स, अब जब बात UNFCCC की भी आ गई तो उसको भी जान लीजिए। दरअसल 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसे पॉपुलरली हम लोग अर्थ समिट कह देते हैं। और इसी के आधार पर UNFCCC का निर्माण हुआ। प्रॉपर तरीके से ये अस्तित्व में आई 1994 में, हालांकि आइडिया 1992 में ही आ गया था, आप लोग देख पा रहे हैं यहां से। इसी के आधार पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उनकी पहली बैठक बर्लिन में हुई थी 1995 में। तो यहां से UNFCCC के बारे में अन्य जानकारियां भी आपको दिख रही हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी के अंदर में है। भारत ने 1993 में इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। एक बात आप और ध्यान रखिए, UNFCCC जो है वो लीगली बाउंडिंग नहीं है, मतलब कि किसी के ऊपर में इसका प्रतिबंध नहीं है कि इसको फॉलो ही करना है, अर्थात स्वैच्छिक रूप से अपना कार्य करती है। आप जब इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो 2015 के पेरिस समझौते की बात आपके सामने आएगी, दैट मीन्स COP21 की। तो जरा उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो यहां पर भी देखेंगे वो समझ लेते हैं। इसी सम्मेलन के अंतर्गत स्टूडेंट्स, इस बात पर विशेष बल दिया गया कि वैश्विक तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी कीमत पर रखना है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गंभीर परिणामों से बचने के लिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री पर ही रोक दें, क्योंकि अगर ये उससे ऊपर बढ़ा 1.5 डिग्री से ऊपर तो हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे और 2 डिग्री के बाद तो हमें अपने घर इस धरती को बचाने में ही अनेकों नेक समस्याएं देखनी पड़ेंगी। इन्हीं सब के संदर्भ में COP25 मैड्रिड स्पेन में हुआ था, जहां पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय
हो नहीं पाया था। तो अभी उम्मीदें हैं COP 26 के ऊपर में। लेखक यहां पर कहते हैं भारत ने अच्छे प्रयास किए हैं पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में। 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है भारत ने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना का प्रयास किया। इसके अलावा इसका एक प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, लोग अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक बने, उनको तकनीकें अच्छे से प्राप्त हो सकें, इस संदर्भ में भी भारत अच्छे से कार्य कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की ही एक पहल है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा पर्यावरण में लगातार परिवर्तनों के कारण अनेकानेक आपदाएं देखी जा रही हैं। भारत ने अभी बैक टू बैक 2 साइक्लोन देखे। तो ऐसे में भारत ने एक प्रयास किया कि ऐसी आधारभूत संरचना का विकास किया जाए जो कि आपदाओं के प्रति अधिक सहनशील हो, और इसके अंदर में यूनाइटेड किंगडम भी भारत का सहयोग कर रहा है। साफ हवा की बात करें तो भारत PM10 और PM2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनके कंसंट्रेशन में 20 से 30% की कमी के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत ने उजाला योजना के तहत 360 मिलियन से अधिक LED बल्ब वितरित किए हैं, जिनके माध्यम से एक तो बिजली की बचत हुई है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आई है। भारत जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को आगे बढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे मिशन हैं जिनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना को प्रमोट किया जा रहा है, फ्लैगशिप योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को साफ ईंधन मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे कि एक तो वनों को नुकसान कम होगा, क्योंकि पहले ये वनों की लकड़ी का ही प्रयोग ईंधन के रूप में मुख्य रूप से कर रहे थे। इसके अलावा लकड़ी को जलाने से जो धुआं निकलता था वो धुआं भी नहीं निकलेगा। तो ये सब चीजें पर्यावरण की दिशा में भारत की सकारात्मक पहलें हैं। अब यहाँ पर लेखक हमारे सामने लाते हैं अगला विषय कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास है। तो वो कहते हैं कि 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना ही होगा। स्टूडेंट्स, बहुत चर्चा में रहा है नेट जीरो। पिछले दिनों काफी चर्चाएं भी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में नेट जीरो के संदर्भ में। नेट जीरो का मतलब क्या हो गया? कार्बन के उत्सर्जन और अवशोषण में एक संतुलन को स्थापित करना। लेखक यहाँ पर कहते हैं क्योंकि भारत विकास की दिशा में अग्रसर देश है, एक विकासशील देश है, तो विकास हमारी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन ये भारत को एक अवसर भी देती है कि दुनिया को भारत दिखा सकता है कि विकास का रास्ता केवल वही नहीं है जो औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय देशों के द्वारा अपनाया गया। विकास का एक अन्य रास्ता भी हो सकता है जहां पर हम सतत विकास को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से लोगों को बचाना, इसके संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रयास होने चाहिए। भारत ने अभी तौकते और यास चक्रवातों की आपदा को झेला है, और यहाँ पर तकनीकी का प्रयोग करके जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर लोगों की जानें बचाई गई वो अपने आप में बेहतरीन रहा। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि विकसित देश, जिनमें से अधिकांश वो देश हैं जिन्होंने औद्योगिक काल के अंदर में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाया है, इनको विकासशील देशों को समर्थन देना चाहिए और सालाना $100 अरब देने का जो वादा किया गया था, इस वादे को पूर्ण करने का प्रयास होना चाहिए COP 26 के अंदर में। अंत में लेखक कहते हैं सरकार, व्यवसाय और सिविल समाज, ये तीनों गोले, तीनों स्फीयर, तीनों अंग जब मिलकर के काम करेंगे तब ही हम अपनी इस धरती को बचाने की दिशा में सफल हो पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं अपने अगले समाचार की, और हमारा अगला समाचार भी पेज संख्या 6 से है। GS3 एनवायरनमेंट के साथ में इसको हम जोड़ेंगे। सेविंग बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिंग अर्थ फ्यूचर। चर्चा में क्यों है? जैव विविधता पर लगातार संकट बढ़ते जा रहे हैं। जैव विविधता अगर इसको नहीं बचाया गया तो निश्चित रूप से पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने इसी बात को देखा है और समझा है कि यह धरती जितनी मनुष्य की है उतनी ही एक छोटे से जीव जंतु की भी है।
अब अगर हम बात करें जैव विविधता की परिभाषा की, तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या एवं प्रकारों को ही जैव विविधता माना जाता है। अगर मुख्य रूप से इसके हम प्रकारों को देखें तो 3 प्रकार इसके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आनुवंशिक स्तर पर जैव विविधता, इसके अलावा एक हो सकता है प्रजाति के स्तर पर बायोडायवर्सिटी, और एक हो सकती है पर्यावरण के स्तर पर बायोडायवर्सिटी की कहां पर सूखा क्षेत्र है, कहां पहाड़ी क्षेत्र है, कहां पर तटवर्ती क्षेत्र है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि भूमि पर आधा मिलियन से अधिक प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अपर्याप्त निवास स्थान है, क्योंकि उनके निवास स्थानों के जंगलों को काट दिया गया है, या तो वहां पर कृषि भूमि बना दी गई है, यहाँ पर औद्योगिक स्थान बना दिए गए हैं, या अन्य तरह के प्रयोग में उसको ले लिया गया है। और ऐसे में बहुत सी प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना है। वर्तमान में औसतन 25% जीवों और पौधों के अस्तित्व को खतरा है। 1980 और 2000 के बीच 100 मिलियन हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय वन नष्ट किए जा चुके हैं। और निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मानव जंगलों के अंदर की तरफ जाएगा तो वहां पर जो हानिकारक चीजें हैं, वायरसेस हैं, उनके संपर्क में इंसान आएगा, और फिर ऐसी ही संक्रामक महामारियां जो अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 जैसी, हमें भविष्य में भी देखने को मिल सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि अगर हमने अपने जीवन जीने के तरीके को नहीं बदला तो हमें कोविड 2026, कोविड 2031 जैसी घटनाओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसी संदर्भ में भारत में PMSTIAC, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने मिलकर जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन को 2018 में आरंभ करने का निर्णय लिया था। स्टूडेंट्स, इसका उद्देश्य है संरक्षण विज्ञान को मजबूत करना। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी के संबंध में ऐसी नीति बनाना जिसमें नागरिकों को भी जोड़ा जा सके। इसके साथ साथ में इस मिशन के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को न्यून करने में, कम करने में मदद मिल सकती है। प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में हरित रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन जो है, CBD जो है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, उसके प्रति जो भारत की जिम्मेदारियां हैं उनको भी हम पूरा कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट बहुत चर्चा में चल रहा है, दैट इज वन हेल्थ। क्या है वन हेल्थ? इसके अंदर में स्टूडेंट्स पशु, पौधे, मिट्टी, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, उनको एक नजरिए से देखा जाता है कि ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कह देते हैं वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। इसमें भी हमें मदद मिल सकती है इस मिशन के माध्यम से। लेखक कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में बायोडायवर्सिटी के जो टारगेट हैं उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और इस मिशन के माध्यम से भारत को प्राकृतिक संपत्ति के संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच एक संबंध प्रदर्शित करने वाले नेता के रूप में भी उभरने का अवसर मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है आपके सामने भारत की बायोडायवर्सिटी के संबंध में। वैश्विक भूमि की अगर हम बात करें तो उसके 2% हिस्से पर, या आप यूं कह लें 2.3% हिस्से पर, वैश्विक बायोडायवर्सिटी के लगभग 8% का घर भारत में है। और अगर मैं बात करूं दुनिया के लगभग 36 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट में से 4 भारत के अंदर में स्थित हैं। कौन कौन से हैं ये? अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 4 क्षेत्र हैं। हिमालय वाला क्षेत्र है, इंडो बर्मन रीजन है, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, और सुंडालैंड का क्षेत्र है। आप यहां देख सकते हैं ये वेस्टर्न घाट वाला क्षेत्र है, ये हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, और ये इंडो बर्मन क्षेत्र जो है, और इधर की तरफ अंडमान निकोबार और साउथ ईस्ट एशिया जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया,
ब्रुनोई, मलेशिया के कुछ हिस्सों को मिला करके सुंडालैंड के क्षेत्र को घोषित किया गया। ध्यान रखना, भारत के अंडमान निकोबार क्षेत्र के ऊपर में इसका असर हमें देखने को मिलता है। दरअसल इसको भारत में शामिल करने का एक बड़ा उद्देश्य ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर घोषित किया है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग इस पूरी चर्चा के अंदर में हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने का जो क्राइटेरिया होता है उसको बड़े अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। जैसे एक ऐसा क्षेत्र जहां पर करीब 1500 स्पीसीज होनी चाहिए वस्कुलर प्लांट्स की, मतलब ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जो कि उसी क्षेत्र के स्थानीय हैं। 1500 से अधिक, मिनिमम 1500 तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा बिंदु होता है इट मस्ट कंटेन 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, मतलब कि जो उसका वास्तविक क्षेत्र था उसके 30% या उससे कम का क्षेत्र उसके पास होना ही चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि इसको संकटग्रस्त, इस क्षेत्र को संकटग्रस्त होना चाहिए, तो उस आधार पर इसे हॉट स्पॉट का दर्जा मिलेगा। इन दो बिंदुओं को आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में रखें अपने। अब स्टूडेंट्स, यहां लेखक कहते हैं कि हम कैसे इस दिशा में सफलता पाएंगे, तो मानव संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इतने बड़े मिशन को अगर आगे बढ़ाना है, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके अंदर में सिविल समाज का सहयोग भी चाहिए होगा, व्यवसायों का सहयोग भी चाहिए होगा, सरकार को नीतिगत रूप से सहयोग करना पड़ेगा, जैव विविधता अधिनियम 2002 को और मजबूत बनाना होगा, प्रभावी क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना होगा, और इन सब के अलावा पर्यावरण शिक्षा को मजबूत बनाना होगा ताकि नवयुवकों को, बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके और उनको इसके साथ में जोड़ा जा सके। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं अपने अगले समाचार की, और इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS2 गवर्नेंस के साथ में जोड़ेंगे। समाचार संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर नीति आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में। हमने कल की क्लास में भी इसकी चर्चा की थी। आज कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं उनको बताऊंगा, और कल की क्लास से जुड़े हुए जो बिंदु हैं उनको भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसके साथ में कल की क्लास का मैं लिंक भी यहाँ पर ऐड करवा दूंगा ताकि आप उस क्लास को भी देख लें, इसको भी देख लें, और दोनों को जोड़ करके अपने नोट्स आप आगे बना सकते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इस बात को देखा कि इस रिपोर्ट के अंदर में हमारे केरल राज्य ने टॉप किया 75 स्कोर के साथ में। इसके साथ तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा। बिहार जैसे राज्यों का प्रदर्शन काफी खराब रहा, और हरियाणा जैसे राज्यों ने इसमें काफी ज्यादा सुधार दर्शाए। दरअसल हमारे सामने एक सबसे बड़ा विषय यहाँ पर है आर्थिक और सामाजिक असमानता को लेकर के, और उसको जांचने के लिए प्रयोग किए गए संकेतकों के संदर्भ में। शुरू करते हैं जरा। स्टूडेंट्स, नवीनतम SDG इंडेक्स में भारत ने बेहतर स्कोर किया है, लेकिन संकेतकों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो एक चिंता का विषय है। इसके अलावा आर्थिक असमानता के संदर्भ में चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं नए संकेतकों से, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने महामारी के संदर्भ में अपना ये अनुमान बताया था कि दक्षिण एशिया के अंदर में आर्थिक विषमता बढ़ेगी, लेकिन जो इस बार की रिपोर्ट आई है उसमें इस बारे में विशेष जानकारियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सही दिशा में आगे बढ़ा है, और इसकी वजह से SDG में जो भारत का स्कोर 2019 में 60 था, 2021 में 66 हो गया है। लेकिन उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, अच्छे काम और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में गिरावट भी दिखाई पड़ी है। इसके साथ साथ में सामाजिक, आर्थिक और शासन संबंधी असमानताएं जो देखने को मिली भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर में, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। वर्तमान सूचकांक में कुछ संकेतक बदले भी गए हैं, उनको जांचने के तरीकों में बदलाव किया गया है, और इन वजहों से असमानता पर SDG 2019 में जो सुधार दिखाई पड़ रहे हैं उस पर कई विशेषज्ञों के द्वारा संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं, क्योंकि संकेतक बदले गए हैं। दरअसल
इसके पहले भारत सरकार के द्वारा आर्थिक असमानता को जांचने के लिए मुख्य रूप से पाल्मा अनुपात और गिनी गुणांक का प्रयोग किया जा रहा था। मैंने इन दोनों के बारे में कल खूब चर्चाएं की हैं, कल का वीडियो एक बार जरूर आप लोग देखें। और संयुक्त राष्ट्र संघ भी आर्थिक असमानता को जांचने में इन दोनों को बहुत विश्वसनीय मानता है। भारत सरकार ने इस बार सामाजिक समानता को अधिक महत्व दिया है, जैसे कि राज्य विधानसभाओं और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों का प्रतिशत क्या है, एससी एसटी समुदायों के खिलाफ अपराध के स्तर क्या हैं, उसमें गिरावट कितनी हुई है, तो इस पर अधिक ध्यान दिया गया है। विशेषज्ञ साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता दोनों साथ साथ चलते हैं और आर्थिक समानता आधार बिंदु के रूप में काम करती है सामाजिक समानता के लिए, जिसके बारे में इस बार के रिपोर्ट से हमें विशेष जानकारियां प्राप्त हो ही नहीं रही हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट के इन बिंदुओं पर संदेह जताया जा रहा है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 1 और 8 से संबंधित है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। समाचार में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जरा ध्यान देते हैं। दरअसल RBI ने जो ब्याज दरें रही, बेसिक वाली पॉलिसी रेट जिन्हें हम लोग कह देते हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। आपके लिए फैक्चुअल डेटा देखिए, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो, MSF, बैंक रेट, CRR, SLR, ये सब यहाँ पे एज इट इज रखे गए हैं। हम जरा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं, जो हमारी क्लास की विशेषता है। देखिए स्टूडेंट्स, केंद्रीय बैंक ने कहा कि वो अपनी मौद्रिक नीति का रुख लचीला, दैट इज एकोमोडेटिव रखेंगे। RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ के अपने अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। पहले ये 10.5% था। अब इन सब निर्णयों के पीछे में RBI ने कहा, सामान्य मानसून के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई हैं, कृषि क्षेत्र के अंदर में सुधार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण परिवर्तन का जो कृषि के ऊपर में असर हो रहा है, उसके संदर्भ में जो प्रयास किए जा रहे हैं कि कृषि को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि जलवायु परिवर्तन का उस पर कम से कम असर हो, वो चीजें भी आगे बढ़ रही हैं। इसका मतलब है उत्पादन में बहुत गिरावट होने की आशंका नहीं है, इवन बढ़ने की ही आशंका है, कि संभावना है कि उत्पादन हमारा बढ़ेगा ही। इसके साथ साथ में महामारी से लड़ने की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है भारत के अंदर में, और जो नीतियां अपनाई जा रही हैं उन नीतियों से इस क्षमता में भविष्य में और वृद्धि की संभावना है। इसके साथ साथ में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी सुधार के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। RBI ने कहा कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मौद्रिक नीति को एकोमोडेटिव रखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये एकोमोडेटिव या लचीली मौद्रिक नीति क्या होती है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात में। RBI ने यहाँ पर कहा कि खुदरा महंगाई में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि लगातार हो रही है। इसके कारण वस्तुओं की परिवहन लागत में वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से रिटेल में जो महंगाई है वो बढ़ सकती है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं लचीली और सख्त मौद्रिक नीति के बारे में। मुद्रास्फीति से बचने के लिए अधिकांश केंद्रीय बैंक उदार मौद्रिक नीति और सख्त मौद्रिक नीति के बीच वैकल्पिक मार्ग को अपनाते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है स्टूडेंट्स? एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी देश की मुद्रा की जो परचेसिंग पावर होती है, खरीदने की जो शक्ति होती है, वो लगातार घटती हुई चली जाती है, और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। ध्यान रखिएगा, ऐसे देशों में जहां गरीबी की स्थिति होती है वहां मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा असर पड़ता है ऐसे लोगों पर जिनकी आय बहुत कम होती है। तो अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं लचीली या एकोमोडेटिव मौद्रिक नीति की। तो इसके अंदर में केंद्रीय बैंक, जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर RBI है, वो क्या करते हैं कि वो मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, ब्याज दरें कम करना शुरू करते हैं ताकि लोगों के हाथ में अधिक से अधिक पैसा आए। बचत वगैरह है उसको हतोत्साहित करते हैं एक प्रकार से। ये सारी के सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं लचीली मौद्रिक नीति के अंदर में।
सरकारी खर्च को बढ़ाने की बातें कही जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी तुलना करें जाकर के सख्त मौद्रिक नीति के साथ में, तो यहाँ पर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर दी जाती है ताकि लोग ऋण कम से कम लें। इसका मतलब क्या हो गया कि खर्च को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है सख्त मौद्रिक नीति के साथ में। मैं आशा करता हूं कि लचीली मौद्रिक नीति और सख्त मौद्रिक नीति के बीच का अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने का समय लगातार कम हो रहा है। इस संबंध में भारत के प्रयास और वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डालिए। 250 शब्द, 15 अंक। इसमें सबसे पहले आप ग्लोबल वार्मिंग का परिचय दे देंगे, उसके बाद मुख्य भाग में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और UNFCCC के प्रयासों की चर्चा कर देंगे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के जो गंभीर प्रयास हैं जीवन के ऊपर में, हमारे ग्रह के ऊपर में, उनकी चर्चा कर देंगे। फिर भारत जो प्रयास कर रहा है, जो मैंने आपको बताए हैं, और जो वैश्विक प्रयास की जरूरत है और जो किए जा रहे हैं, उन दोनों को आप यहाँ पर लिखेंगे। अंत में समन्वय की बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय स्तर के प्रयास हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रयास हैं, उनमें एक समन्वय लाने की आवश्यकता है। राष्ट्रों के अंदर भी अलग अलग संस्थाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता है। विकास के वैकल्पिक रास्तों की खोज होनी चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण को घटाया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, जैव विविधता को समझाते हुए जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन पर चर्चा कीजिए। 150 शब्द, 10 अंक। उत्तर की संरचना में सबसे पहले आप जैव विविधता की जो परिभाषा है उसको बता देंगे। इसके बाद मुख्य भाग में बायोडायवर्सिटी पर जो खतरा मंडरा रहा है उसकी चर्चा करेंगे, उसके कारणों को बता देंगे। फिर बायोडायवर्सिटी और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन, जिसकी मैंने काफी चर्चा की है आज के सत्र में, उसको बता देंगे। और इन सब की रास्ते में जो चुनौतियां हैं उनको भी आप बताने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष रूप में बायोडायवर्सिटी के जो लाभ है और इसका जो महत्व है, ध्यान रखना संक्षिप्त रूप से बताएंगे क्योंकि 150 शब्दों में ही आपको अपनी बात रखनी है। इस तरीके से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। नोट्स बनाते रहिए, वन लाइनर जो मैं पढ़ाता रहता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां मैं एम्फेसाइज करता हूं, उसके आधार पर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।